जो आज का पहला टॉपिक है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे रिकॉइल इलेक्ट्रॉन से मतलब ये है कि जब आप क्या करते हो, एक फोटोन एक्सरे फोटोन के किरण को क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करते हो, तो वो क्या करता है, इस h म्यू ऊर्जा वाले फोटोन की एक्सरे से क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करके क्या चला जाता है, किसी और दिशा में गति करना स्टार्ट करता है। तो इसको जो एनर्जी देके आपने गति प्रदान की, तो उस कारण से इस इलेक्ट्रॉन को कैसा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या फिर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। मतलब बाहर से ऊर्जा फोटोन के रूप में ये ऊर्जा ग्रहण करके प्रारंभिक स्थिति से किसी और स्थिति में गति प्राप्त करता है या गति स्टार्ट करता है, तो उसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को कैसा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये किस दिशा के अंदर गति करेगा, मतलब ये कितने डिग्री के एंगल के ऊपर, या जो ये प्रारंभिक स्थिति या इंसिडेंट या आपतित होने वाले जो एक्सरे फोटोन है उनसे किस दिशा के अंदर या किस एंगल के ऊपर ये क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, या फिर अपनी गति करता है, या फिर उस दिशा से किस एंगल के ऊपर गति कर रहा होता है, उस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोगों को मालूम होता है इक्वेशन नंबर 2, जो कि आपने एक्स एक्स के अनुदिश क्या निकाली थी, एक्स एक्स के अनुदिश आपतित फोटोन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाली टक्कर के कारण संवेग संरक्षण के नियम से एक इक्वेशन निकाली थी, जिसका मान क्या है, MVC cos थीटा बराबर h कोष्टक में म्यू माइनस के म्यू डैश cos फाई, एक ये इक्वेशन निकाली थी। और इक्वेशन नंबर 3 जो थी वो किस दिशा में, y डायरेक्शन के लिए जो आपने निकाली थी, तो y डायरेक्शन के लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, MVC sin थीटा इक्वल्स टू क्या था, h म्यू डैश sin फाई। ये दो इक्वेशन निकाली थी हम लोगों ने। इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो यहाँ पे ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन के अंदर गति कर रहा है उसकी दिशा को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में किसका भाग दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग देने पे या डिवीजन करने पे क्या हो जाएगा, MVC sin थीटा अपॉन MVC cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h म्यू डैश sin फाई अपॉन h कोष्टक में म्यू माइनस के म्यू डैश cos फाई। MVC से MVC गया, h से एक ये h गया, और अब नीचे क्या इसके अंदर बच जाएगा, tan थीटा बराबर म्यू डैश sin फाई अपॉन म्यू माइनस के म्यू डैश cos फाई। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस इक्वेशन के अंदर इस म्यू डैश को क्या कर दीजिए, नीचे की तरफ भेजे, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, या फिर आप यहाँ से किसको म्यू डैश को कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू डैश साइन फाई अपॉन म्यू डैश कोष्टक में म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस के कॉस फाई। ठीक है, यहाँ से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जो ये tan थीटा की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन फाई अपॉन म्यू डैश माइनस के कॉस फाई आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो म्यू अपॉन म्यू डैश इक्वेशन के रूप में जो आया है, इस म्यू अपॉन म्यू डैश का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इसका मान रखेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो किसको प्रदर्शित करेगी, वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, 10। कंटिन्यू उसी डेरिवेशन में चल रहे हैं, तो जो आपने यहाँ पे लैम्बडा सी बराबर क्या निकाला था, h अपॉन एम नॉट सी लिखा था, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 9 थी। उसके बाद में ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एक आपने इक्वेशन जो लिखी थी वो क्या इक्वेशन थी, जो इक्वेशन नंबर 8 थी,
उसके लिए आपने क्या निकाला था, लैम्बडा डैश माइनस की लैम्बडा बराबर क्या लिखा था, h अपॉन m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस फाई, ये लिखा था इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आगे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो लैम्बडा जो होता है वो क्या होता है, c अपॉन म्यू के बराबर होता है। ठीक है, जब लैम्बडा बराबर c अपॉन म्यू है तो उस कंडीशन में यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन म्यू डैश माइनस c अपॉन म्यू बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, तो यहां से जब इस c को कॉमन लेके बाहर की तरफ भेजेंगे, ये c बाहर आया, नीचे म्यू डैश म्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू माइनस के म्यू डैश बराबर h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस फाई। ठीक है, इस c को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू माइनस के म्यू डैश अपॉन म्यू डैश म्यू बराबर h अपॉन m नॉट c स्क्वायर, पोस्ट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस के कॉस फाई। यहां से हम क्या करें, दोनों तरफ क्या कर ले, यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ किसका गुना कर दे, म्यू का गुना कर दे, किसका, म्यू का गुना कर दे, इधर भी म्यू का गुना कर दे और इधर भी म्यू का गुना कर दे। तो उस कंडीशन में आप देखिए, एक म्यू यहां से ये कट गया, एक म्यू यहां से कट जाने के बाद में जो ये इक्वेशन होगी उसमें क्या बच जाएगा, म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस के 1, क्योंकि म्यू डैश से म्यू डैश भी कट जाएगा दूसरे वाले भाग में, और इधर क्या इक्वेशन आ जाएगी, h म्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो यहां से ये म्यू अपॉन म्यू डैश का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस के कॉस फाई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 11। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 11 से किस में मान रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 11 से किस में, इक्वेशन नंबर 10 में मान रखेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुकेश, स्वरूप, राजू, नीलू और रतनलाल, यहां तक तो सबको समझ में आ गया ना, ये तो सेम वही कि वही पीछे वाले इक्वेशन से ही निकाला है और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। अरे मुकेश कॉपी मत बता और ये बता, ये वाला समझ में आया या नहीं आया, या फिर आगे कंटिन्यू चलने दूं, सर कंटिन्यू चलने दो, समझ में आ रहा है। ठीक। तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस म्यू अपॉन म्यू डैश का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 11 से इक्वेशन नंबर 10 में मान रखने और तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर साइन फाई अपॉन 1 प्लस h म्यू 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, माइनस कॉस फाई, ये आ गया। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर साइन फाई अपॉन 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट
सी स्क्वायर माइनस के एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर कॉस फाई माइनस कॉस फाई। ठीक है, यहां से आगे टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर माइनस हमने क्या लिया, कॉस फाई को कॉमन ले लिया, तो यहां से एक इक्वेशन के अंदर और क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहां से जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, साइन फाई अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस के कॉस फाई। ये जो होगा वो किसको पता चलेगा, इस इक्वेशन की सहायता से। अब देखिए इसके अंदर एच भी कांस्टेंट, म्यू भी कांस्टेंट, एम नॉट भी कांस्टेंट, सी स्क्वायर भी कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन के अंदर भी आप देखोगे अगर हमें क्या करनी है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा को ज्ञात करना है, तो भी हमें किसके बारे में मालूम होना चाहिए, प्रकीर्णन कोण के बारे में मालूम होना चाहिए। ये किस कौन सी है, इक्वेशन नंबर 12। इस इक्वेशन नंबर 12 में भी आप देखोगे ना, तो अगर आपको क्या करना है, रिकॉइल एनर्जी या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की दिशा भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहां पर आप लिख लीजिए कि जो प्रतिक्षिप्त या फिर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है की दिशा भी प्रकीर्णित फोटोन के प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करती है। अगर फाई का मान होगा पता, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा का मान या फिर जो इलेक्ट्रॉन किसे आपतित फोटोन के कारण जो गति प्राप्त कर रहा है और किसी दिशा में गति कर रहा है, तो उस दिशा को भी हम किस आधार के ऊपर ज्ञात कर सकते हैं, प्रकीर्णन कोण के आधार पर ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें प्रकीर्णन कोण या फिर जो एक्सरे फोटोन क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहा है इलेक्ट्रॉन से टक्कर के पश्चात, अगर उस कोण के बारे में हमें नहीं मालूम होगा, तो उस कंडीशन में भी हमने क्या नहीं ज्ञात कर सकते, टेन थीटा या फिर रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की दिशा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज्ञात करते हैं। हैंडसेट या फिर किसी भी तरीके से बता दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे की तरफ हम इसकी जो एनर्जी है, जो इसका लास्ट टॉपिक है उसको कर लेते हैं। स्वरूप, लाजू, लीलू, रतनलाल और मुकेश, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस इक्वेशन तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर स्टार्ट करें आगे की तरफ। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम डायग्राम तो वही का वही है, बस इसमें चेंज ये हो जाएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का क्या मान होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब ये जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन या रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, इसकी गति ऊर्जा कहां से निकाली जाएगी, आप लोगों को मालूम हो तो यहाँ पे ये एच म्यू डैश एच म्यू और ये एच म्यू डैश, ठीक है, ये दो एनर्जी इसके पास में है, फोटोन के पास में। तो इन दोनों के ऊर्जा के अंदर जो अंतर आया है, वह अंतर किसके बराबर होगा, इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन या फिर जिस गति के साथ में इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी दिशा को परिवर्तित कर रहा है, वो ऊर्जा कहां से निकलेगी, आपतित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा
प्रकीर्णित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अंतर से प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ई के जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 mv² बराबर क्या आ जाएगा, h म्यू माइनस के h म्यू डैश के बराबर आ जाएगी। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से h म्यू को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के म्यू डैश अपॉन म्यू। अब इस इक्वेशन नंबर 11 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, जो प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉन है उसकी गति ऊर्जा के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ से E के बराबर क्या आ जाएगा, E के बराबर h म्यू कोष्टक में 1 माइनस, अब यहाँ पे म्यू डैश अपॉन म्यू है और ये वैल्यू किसकी, म्यू अपॉन म्यू डैश की, तो 1 बट्टे के अंदर क्या आ जाएगी, वो वाली वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c² 1 माइनस के cos फाई। तो E इंटू के बराबर क्या आ जाएगा, h म्यू कोष्टक में 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c² 1 माइनस cos फाई माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c² कोष्टक 1 माइनस के cos फाई। यहाँ से ये 1 से 1 गया, तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है E के बराबर क्या आ जाएगी, एनर्जी E के बराबर h म्यू कोष्टक में क्या आ जाएगा, h म्यू अपॉन m नॉट c² 1 माइनस के cos फाई अपॉन 1 प्लस h म्यू अपॉन m नॉट c² 1 माइनस cos फाई। अगर यहाँ पर मान ले कि जो अल्फा है वो किसके बराबर हो जाए, h म्यू अपॉन m नॉट c² के, तो उस कंडीशन के अंदर जो ये E के है ये किसके बराबर आ जाएगा, h म्यू कोष्टक में क्या आ जाएगा, अल्फा कोष्टक में 1 माइनस के cos फाई अपॉन 1 प्लस अल्फा कोष्टक में 1 माइनस के cos फाई। ये दो वैल्यू आ जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 13। अब इस इक्वेशन नंबर 13 है, ये जो है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को। ये किसको प्रदर्शित करती है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, यह भी किसके ऊपर डिपेंड है। अब इसमें देखोगे तो ये अल्फा की जो वैल्यू है h म्यू अपॉन m नॉट c², ये कांस्टेंट है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपतित इलेक्ट्रॉन होगा उसकी ऊर्जा फिक्स होगी, और जो स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन हमने लिया है टक्कर से पहले वो भी क्या है, अपने द्रव्यमान ऊर्जा भी उसकी भी क्या होगी, फिक्स ऊर्जा होगी, या उसकी जो एनर्जी होगी वो भी फिक्स होगी। तो उस कंडीशन में आप देखो इसमें बदलने वाली एक वैल्यू ओनली कौन सी है, फाई। एंगल अगर आप प्रकीर्णन का एंगल बदलेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी है या फिर गति ऊर्जा भी है वो भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी फोटोन के प्रकीर्णन कोण, फोटोन के प्रकीर्णन कोण फाई पर क्या करती है, निर्भर करती है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जो इक्वेशन नंबर 13 है इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, फाई के ऊपर डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रतिक्षेपित इलेक्ट्रॉन है या फिर फोटोन से ऊर्जा पाके जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसकी गति किस दिशा में होगी वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रकीर्णित फोटोन के एंगल या प्रकीर्णित फोटोन के प्रकीर्णन कोण के ऊपर या स्कैटरिंग एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, फाई के ऊपर। तथा साथ ही साथ में वो इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा के साथ में गति कर रहा है वो ऊर्जा भी किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन या फोटोन के प्रकीर्णन कोण फाई के ऊपर डिपेंड है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन या फिर क्वांटम प्रभाव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करता है उससे इलेक्ट्रॉन की दिशा तथा साथ में उसकी गतिज दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोटोन के प्रकीर्णन कोण फाई के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है।
अगर यहां पर अब हम क्या करें, हाँ यहाँ पे बुक के अंदर भी ये लिखा हुआ है फाई के बराबर 180 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में अगर फाई का मान क्या हो जाए 180 डिग्री, देन एनर्जी ऑफ recoil इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो क्या आ जाएगी, ई के मैक्सिमम बराबर क्या निकल दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि cos 180 डिग्री जो होता है वो किसके -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 13 से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका मान क्या आ जाएगा, एच म्यू कोष्टक में 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। यहां से हम क्या कर दे, अल्फा का मान रख दे, तो अल्फा का मान रखने से 2h म्यू अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को आगे की तरफ सॉल्व करें तो ये ई के मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2h स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2h म्यू। ये एनर्जी किस में आ गई, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती के रूप में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी अधिकतम गति ऊर्जा वो किस फॉर्मूले से निकाली जाएगी, इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमें क्या निकालना हो, लैम्बडा या तरंग दैर्ध्य के रूप में अगर इस एनर्जी का मान ज्ञात करना हो तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आप लोगों को मालूम, तो म्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो इस इक्वेशन के अंदर वही मान रखेंगे तो ई के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा 2h सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर प्लस 2h सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है, यहां से इसी इक्वेशन के अंदर आगे की तरफ 2h स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, कोष्टक में यहां से नीचे से एम नॉट सी स्क्वायर को बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h सी अपॉन लैम्बडा एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर देखिए आप, अगर हम एक सी को काट दें तो यहां पे क्या बच जाएगा 2h स्क्वायर सी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर एम नॉट सी अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h अपॉन एम नॉट सी इंटू लैम्बडा। ठीक है, यहां से आगे इसके अंदर आप देखिए ई के मैक्सिमम और जो कॉम्पटन शिफ्ट है या कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य है, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य लैम्बडा सी जो है वो किसके बराबर होता है h अपॉन एम नॉट सी के बराबर होता है। तो वो मान हम क्या रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे।
हाँ ये 7.5 नंबर में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, लैम्डा सी बराबर एच अपॉन एम नॉट सी रख देंगे। तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद में 2h² सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एम नॉट सी। लैम्डा को बाहर लिया, तो लैम्डा को बाहर लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब इसमें से ए के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, 2hc इंटू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर कोष्टक में 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा। ये इक्वेशन आ गई। hc लैम्डा सी अपॉन लैम्डा कोष्टक में लैम्डा + 2 लैम्डा सी। तो यहां से जो ये ऊर्जा है वो किस फॉर्मेट में भी आ जाएगी, वेवलेंथ के फॉर्म में भी प्राप्त हो जाएगी। ई के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ई के मैक्सिमम इज इक्वल टू 2hc लैम्डा सी कोष्टक में लैम्डा लैम्डा + 2 लैम्डा सी। ये इक्वेशन जो है वो किसके रूप में, मैक्सिमम एनर्जी को किस रूप में, इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ के रूप में प्रदर्शित करती है। किस फॉर्म में, वेवलेंथ के रूप में इस ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। अब लास्ट इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन राजू लीलू या फिर ऊपर वाली, कौन सी लास्ट वाली, ये जो यहाँ पे ई के मैक्सिमम लिखा है ये वाली या फिर ये ऊपर वाली, बोर्ड के सबसे नीचे या बोर्ड के सबसे ऊपर वाली, वो बताओ मेरे को आप। हाँ लीलू आप बताइए, मतलब बोर्ड के सबसे नीचे वाली इक्वेशन में आप देखिए तो ये जो 2h² सी लैम्डा स्क्वायर एम नॉट सी 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, ये कैसे लिखा, ये आप देखोगे तो यहाँ पे 2hc एम नॉट सी स्क्वायर था, एक सी से सी गया, ठीक है। एक सी से सी जाने के बाद में यहाँ पे इक्वेशन में क्या बदलता है, 2h अपॉन लैम्डा एम नॉट सी, और h अपॉन एम नॉट सी जो किसके बराबर है, लैम्डा सी के बराबर है। तो यहाँ पे तो वो आ गया 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसमें से क्या किया, इस इक्वेशन में से एक h एम नॉट सी को क्या कर दिया हमने, इसको ऐसे देख लीजिए, इसको क्या किया है इसमें 2hc अपॉन एम नॉट सी अपॉन 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा लिख दिया, ठीक है। तो जब 2hc एम नॉट सी अपॉन 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा लिखा तो उसमें आप देखोगे तो h अपॉन एम नॉट सी एक तो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा सी के बराबर हो जाएगा। उसके बावजूद भी एक क्या बच जाएगा आप लोगों के पास में, hc बच जाएगा। उस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है 2hc लैम्डा सी अपॉन में ये लैम्डा स्क्वायर इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो इस लैम्डा स्क्वायर को अपन अगर सीधा नीचे ही लिख दे हर के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ये लैम्डा स्क्वायर कोष्टक में 1 + 2 लैम्डा सी अपॉन लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा का हमने क्या ले लिया, इसमें से नीचे में लसअप ले लिया, तो उस कंडीशन में ये लैम्डा यहाँ पे ऊपर की तरफ जुड़ जाएगा और एक लैम्डा से एक लैम्डा कट जाता है, तब यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, लैम्डा कोष्टक में लैम्डा + 2 लैम्डा सी। और इक्वेशन को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी भी प्रॉब्लम है आपको, अब समझ में आया या नहीं आया लीलू?